अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं या अलायंस हैं, उन्होंने भी यहां पर अगर डेंट पहुंचाया होगा तो कांग्रेस को ही पहुंचाया होगा या ऐसा नहीं है? अभी तक तो छोटी पार्टियों के कुछ ज्यादा परफॉर्म करने की खबर नहीं है। छोटी पार्टियां हरियाणा में कौन कौन सी हैं? जेजेपी है। जेजेपी तो लगभग ध्वस्त हो गई है। मैं समझता हूं उसका भी वोट शेयर हम देख सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत कमजोर स्थिति है जेजेपी की तो इस वक्त। बच गई इनेलो और बसपा। इनेलो और बसपा का एक आधार रहा है, लेकिन क्या इनेलो और इसमें से जरूर है जेजेपी का जो वोट घटा होगा उसका एक हिस्सा इनेलो के पास गया होगा, लेकिन क्या इसका डायरेक्ट असर? हाँ, अगर इनेलो का और बीएसपी का वोट बढ़ता है, क्योंकि बीएसपी का वोट एक तरह से दलित वोटर में सेंध मारता है, इनेलो का वोट जाट वोट में जाता है, तो ये दोनों कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन वो तभी होगा अगर उनके वोट में बहुत बड़ा इजाफा हुआ हो। अभी तक सीटों में तो उनकी बहुत बेहतर स्थिति दिखाई नहीं देती है, वोटों में अगर इजाफा हो तो हमें देखना होगा। वोट अगर ये 4 मोटे तौर पर राजनीतिक दलों के अगर जुटाऊं सर, जो मनोज सर ने आंकड़ा बताया है, तो मनोज सर आम आदमी पार्टी को 1.7%, हाँ जी, और बीएसपी को 1.8%, लेकिन ये अदर्स कौन है जिनको 11.36% वोट मिले हैं? और आईएनएलडी को 4.7% और जेजेपी को 1% से कम वोट है, 0.84%। आम आदमी पार्टी से भी नहीं। लगभग 20% के आसपास वोट है योगेंद्र सर, ये तमाम राजनीतिक दल जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस में है। देखिए, वो हरियाणा के हिसाब से कम है। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव देखें 2019 में, तो 2019 में इन अन्य पार्टियों को, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के जितनी पार्टियां हैं, उनको कोई 35% वोट आया था, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव काफी छितराया हुआ रहता है। तो अगर 35 के बजाय लगभग 20 पे आ गए हैं, तो हरियाणा के हिसाब से तो कहा जाएगा कि ये कंसोलिडेशन हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मजबूत हुए हैं। इसलिए अभी तक, और ये जो बाकी 11% देख रहे हैं उसमें काफी आजाद उम्मीदवार होंगे। दोनों पार्टियों के महत्वपूर्ण रेबेल थे जो कि खड़े हुए, और उन रेबेल कैंडिडेट्स को कुछ वोट आया होगा। इसमें कोई खास हैरानी की बात नहीं है हरियाणा में। जो हैरानी की बात अभी तक है वो यही है कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है, जो अब तमाम चैनल्स पे दिखाई दे रहा है, पहले कुछ चैनल की अलग अलग रिपोर्टिंग थी, अब सब पे मैं देख रहा हूं, वो काफी अभी पता नहीं कि वोट शेयर में क्या डिफरेंस हमारे को दिखाई दे रहा है। वोट शेयर का अगर पोस्टल बैलेट से हम आगे निकल गए हैं, जो अब तक निकल ही जाना चाहिए। कुछ अपडेट है वोट शेयर का? 10:15 बजे तक पोस्टल बैलेट होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ योगेंद्र जी, वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो 5% से कम होकर 2% के करीब हो गया है बीजेपी और कांग्रेस का। कांग्रेस अभी भी आगे है, लेकिन ये डिफरेंस कम हो चुका है। जी। और अब तक कांग्रेस अगर 1-1.5% आगे रहती है, तब कांग्रेस और बीजेपी का सीट लगभग बराबर आएगा। हरियाणा का कुछ इक्वेशन इस तरह का है कि 1-1.5% आगे रह के भी दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन 1.5-2% आगे होके कांग्रेस 8-10 सीट पीछे रहे, ये फिलहाल समझ नहीं आ रहा। फिलहाल 16 है इसके ये पीछे का जो आंकड़ा है, 16 का ध्यान से हमें देखना समझना होगा, उसके बाद ही हम विश्लेषण कर पाएंगे। एक चीज है योगेंद्र जी, मैं इनके सिंह बोल रहा हूँ, 16 सीट पीछे चल रही है जी 50 और 34। तो अगर 16 सीट पीछे है, जो कि एकदम रिवर्स है हम लोग का जो परसेप्शन था हरियाणा में, तमाम आपने घूमा, तमाम हमारे दोस्तों ने भी घूमा, मैं भी एक दिन गया था। ये परसेप्शन ये क्या लग रहा है कि कोई बड़ा हम लोग को अपने असेसमेंट को चेंज करना पड़ेगा, उसका तरीका चेंज करना पड़ेगा, या जो हम मासेज में जाते हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें जो हम कंडक्ट अपने को करते हैं इससे वो अपनी बातें बताता नहीं है? क्योंकि अब ये लग रहा है, आज देखिए इस समय वक्त क्या हो रहा है और कितने देर हो चुके हैं चुनाव के, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये रिजल्ट आता है तो क्या हम लोग को, ये छोड़ दीजिए साइकोलॉजिकल एनालिसिस, परसेंटेज एनालिसिस, वो सब छोड़ भी दें, तो क्या ये लगता नहीं है कि अगर ये रिजल्ट आता है तो हम लोग का अपना जो असेसमेंट का तरीका है उसे भी रिव्यू करने की जरूरत है? और आपको या हमें ज्यादा जरूरत है जो 45 साल से इस प्रोफेशन में है?
बिल्कुल एनके सिंह साहब, अगर ऐसा है तो हमारी सोच में, हमारी समझ में और हमारे देखने के तरीके में गलती है। और उसकी वजह यही हो सकती है कि कुछ लोग हैं जो कि कोई बाहर वाला व्यक्ति आता है, बोलने में उसको एक बात बताते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में कुछ और है, अंदर से कुछ डर है, अंदर से कुछ संकोच है, और जिसका आपको, हमें बाहर से जाने वाले लोगों को पता नहीं लगता। ये तो हमेशा होता है कि जो समाज थोड़ा ज्यादा आर्टिकुलेट होता है, गांव में जो खाट लगा के बैठा है, 5 लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो ज्यादा ऊंचा बोलता है और गांव का साधारण व्यक्ति उनसे थोड़ा दूर रहता है, चुपचाप से अपना वोट डाल के आता है। ये सब बातें हैं, लेकिन आप और मुझ जैसे लोग इस चीजों का तो ध्यान रखते ही हैं कि भैया ज्यादा उनकी बात ना सुनी जाए, चुपचाप से कोई जो औरत बैठी हुई है उसके पास बैठ के सुनी जाए, जो बहुत गरीब व्यक्ति है उसकी बात सुनी जाए। कम से कम अपने घूमने में हम लोगों ने इसका तो बहुत ध्यान रखा। तो इसलिए मैं काफी हैरान हूं, अगर बीजेपी इतना आगे जाती है, जो ट्रेंड दिख रहा है, तो ये मेरे विचार से हैरान करने वाला ट्रेंड। योगेंद्र जी, अगर वोट प्रतिशत 1-1.5% के आसपास ही उसका अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि हरियाणा में जवान, किसान, पहलवान कोई मुद्दा नहीं रहा? नहीं, देखिए मुद्दे तो थे। क्या है कि आप वहां से शुरुआत कीजिए। शुरुआत आप 2019 के लोकसभा चुनाव से कीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से 30% वोट आगे है। कांग्रेस सिर्फ 28% है, बीजेपी 58% है। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 आते आते दोनों बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जवान, किसान, पहलवान की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस बीजेपी से मोह भंग होता है। उसके बाद कांग्रेस अपने आप को स्थापित करती है, कांग्रेस आगे आती है। ये सब तो उसी की वजह से है। लेकिन सवाल ये था कि लोकसभा चुनाव में जब दोनों लगभग बराबर आ गए, उसके बाद लड़ाई कहां जाती है? उसके बाद क्या उसके प्रति एक असंतोष है भाजपा सरकार, स्थानीय सरकार के प्रति? मेरे जैसे लोगों की मान्यता थी कि लोकसभा चुनाव में जब बराबरी पे लगभग आ गए, उसके बाद बीजेपी और नीचे आएगी, और हमें ऐसा दिखाई दिया कि और नीचे आ रही है। लेकिन जो अभी तक का रिपोर्ट है वो उसको नहीं कह रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जवान, किसान का असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो पड़ चुका था, लोकसभा चुनाव तक बढ़ ही चुका था। लेकिन उसका मतलब ये है कि जो बाकी स्थानीय मुद्दे थे, मुख्यमंत्री की अलोकप्रियता, खट्टर जी की, जिसका मुकाबला उन्होंने नायब सैनिक को लाके किया। जमीन पे हर कोई कहता था कि सैनिक का आना नायब से तो बेहतर है। दूसरा, जो सरकार के सामान्य योजनाएं थी, जिन योजनाओं से लोगों को फायदा पहुंचा था, तो लोगों को लगा कि भाई योजनाएं ठीक ठाक हैं। और इसका मतलब ये भी रहा होगा कि लोगों के मन में जाट समाज का रूल दोबारा आ जाएगा, इसका जो डर था, जो बीजेपी ने किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहती है यादवों का राज आ जाएगा, हरियाणा में कहती है जाटों का राज आ जाएगा। कहीं उसने लोगों को डराने में जरूर सफलता प्राप्त की। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। हम अपडेट आपसे बीच बीच में जुड़ के लेते रहेंगे, लेकिन हम एक अपडेट और भी दे दें कि बीजेपी इस वक्त 47 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 36 सीटों पर। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी, कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला है। जुलाना सीट पे लगभग 2100 वोटों का फासला है, जहां विनेश फोगाट पीछे चल रही है। बीजेपी का हम रुख करेंगे। ऋषभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। माफ कीजिए, शिवम छाबड़ा हमारे से जुड़े हुए हैं। शिवम, अब क्या लगता है कि ये अभी भी उम्मीद कांग्रेस की तरफ से बड़ा पॉजिटिव नोट दिया जा रहा है कि सरकार हमारी बनेगी? अभी आंकड़ों में आप थोड़ी देर पहले से आगे बढ़ रहे हैं, क्या संभावना यहाँ पे दिख रही है, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की? जी, सर्वप्रथम मेरा नाम ऋषभ तिवारी है। जी ऋषभ जी, कांग्रेस अभी भी आश्वस्त है कि सरकार उनकी बन रही है? सुनाई दिया आपके बात। ऋषभ, कांग्रेस अभी भी आश्वस्त है कि सरकार उनकी बन रही है हरियाणा में? देखिए, किसी को सपने देखने का पूरा हक है। कम से कम हम उस पार्टी में नहीं हैं जो लोकतंत्र की हत्या करके उनके सपने को भी घोट दे।
वो पूरा हक है वो सपने देखे, वो पूर्ण बहुमत के सरकार के सपने देखे, लेकिन जनता जो हरियाणा के उन्होंने विकास के सपने देखा है और भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया है। रिजल्ट आने दीजिए, लास्ट तक जनादेश जो आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, क्योंकि हम पे एक परिवार से चलने वाले पार्टी नहीं है साहब। हम इस घमंड में नहीं रहते कि हमारे पीछे गांधी टैटल जुड़ा है या हुड्डा परिवार जुड़ा है। हम इस विश्वास से चलते हैं कि हमने जो काम किया है जनता का विकास किया है। तो जरूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि आपके अंदर हुड्डा टैटल हो या गांधी टैटल हो। एक सामान्य कार्यकर्ता को या मुख्यमंत्री बनाती है पार्टी, एक सामान्य कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, और जब कोई सामान्य कार्यकर्ता निकल कर आता है तो जनता के मुद्दों को समझते हुए निकल कर आता है, परिवारवाद से ऊपर उठकर आता है। और ये देखा है हमने, चाहे प्रदेश के अंदर हुड्डा परिवार हो, चाहे देश के अंदर गांधी परिवार हो, जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, इनके गुंडागर्दी से त्रस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है, और विकास की नीतियों को चुनने वाली सरकार को इन्होंने चुना है। तो मुझे लगता है अगर आप पूरे आकलन देखेंगे, जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया, जब एग्जिट पोल आया हमारे समर्थन में एग्जिट पोल नहीं था, लेकिन हमने कोई भी मीडिया को कांग्रेसी मीडिया नहीं कहा। ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती